and I like this. I like it again and I like it. I love it. I don't know why लोग इस सीन को पर्टिकुलर हेट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या कह रहे हैं कई लोग कि विंडो का सीन लग रहा है। आदि पुरुष का टीजर आ चुका है, इसी के साथ साथ कई लोगों के रिव्यूज एंड रिएक्शन भी आ चुके हैं। जैसा इसका बजट है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत खराब है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे इस टीजर में क्या अच्छा लगा, क्या इस टीजर में बुरा था और क्या टेक्निक्स इग्नोर करी गई जो इस टीजर को बुरा बनाती है। तो सीधा टीजर को देखते हैं। सबसे पहले कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं। मुझे इस टीजर में वाटर सिमुलेशन का काम, जहाँ पे भी पानी का इफेक्ट दिखाया है, जहाँ पे वाटर सिमुलेशन हुआ है, वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाया है। जैसे हम कुछ इस टीजर की सिमुलेशन में जाते हैं तो ये जो फाउंटेन का जो ये है परफेक्टली बिल्कुल बनाया है। जो फाउंटेन गिर रहा है पहाड़ के थ्रू, पहाड़ के मिडिल में थ्रू, और ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसको। तो काफी अच्छे से मैं कहूँगा कि इन्होंने बनाया है एंड आई लाइक दिस। आई लाइक इट। साथ साथ मुझे कुछ सीन अच्छे लगे कि अंडर वाटर का जो सीन है जहाँ पे ये एज अ CGI हेयर यहाँ पे यूज करा गया है एंड जो इसकी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन है। मैं वर्ड स्पेसिफिक भूल गया इसे क्या बोलते हैं इस टेक्निक को, बाकी मुझे ध्यान था। जो ये इनके जो वाटर के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये भी काफी अच्छे से यूज कर गए एंड आई लाइक इट। आई नो ये वाटर का सीन प्रॉमिसिंग लगता है। अब यहाँ पे राम सेतु वाला सीन है जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं ब्रिज को बना के। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये ओशन का सीन है जो जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहा है स्टोन के साथ। ये मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सिमुलेशन का लिटरली बहुत बड़ा फैन हूँ जहाँ पे वाटर सिमुलेशन आता है, बिकॉज वाटर सिमुलेशन को करने के लिए आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ R&D आपको करना पड़ता है। एक बार आपने कर लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए टाइम चाहिए एंड पेशेंस। तो आई थिंक काफी अच्छे से करा गया है। जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, फॉर्म्स बन रहे हैं, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। जो ये सीन देखेंगे आप, आई लव इट। ये फोम जो मिस्ट आ रहा है वाटर के अंदर से और जो जैसा भी वाटर इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, आई लव दिस एंड दिस सीन इज ऑल्सो लुक्स गुड। जब वो फ्लाइट वाला सीन है साथ साथ वाटर सिमुलेशन जो इसमें दिखाया है, आई लव इट। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कि इसमें कुछ कंपोजिशंस हैं वो काफी अच्छे से करा गया है लाइटिंग के साथ। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस सीन इज ऑल्सो लुक्स परफेक्ट। मैं यहाँ पे रावण के लुक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सीन परफेक्ट है क्योंकि जो फोरग्राउंड है वो बिल्कुल फोकस में है एंड बैकग्राउंड है वो ब्लर में है। तो आई लाइक दिस एंड जब आप स्नो को भी देखोगे तो स्नो की लेयर्स कुछ आपको ब्लर दिखेंगी, कुछ आपको विजिबल दिखेंगी। जैसे जो इनके आसपास बियर्ड के आसपास जो आपको दिख रहे हैं स्नो, ये फोकस में है एंड बाकी जो फोरग्राउंड है जो कैमरा के पास है वो आपको ब्लर दिख रहा है। तो आई लाइक दिस कंपोजिशन। एज ऑलवेज दिस सीन इज परफेक्ट एंड जब आप कहीं बाहर जाते हो, आउटसाइड में जाते हो, तो वहाँ पे एक ही डायरेक्शन होता है लाइट का, वो होता है सन। तो वहाँ पे जो इस सीन में दिख रहा है तो इसमें सबकी बॉडी पे एक ही लाइट सोर्स इंटरेक्ट कर रही है, वो है सन की। एंड स्टोन्स पे भी आप देख सकते हो एंड यहाँ पे इनकी शेडोज भी आप देख सकते हो कि वाटर के अंदर जो शेडो पड़ रही है। तो ये काफ़ी अच्छे से करा गया है ये वाला सीन। ये सीन परफेक्ट है बिकॉज कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, वाटर सिमुलेशन, आई लव दिस सीन एंड अगेन दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स प्रॉमिसिंग। आई डोंट नो व्हाई लोग इस सीन को पर्टिकुलर हेट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या कह रहे हैं कई लोग कि विंडो का सीन लग रहा है, पर मुझे तो काफी ठीक लगा क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में है, आगे का ब्लर है एंड पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लर है। तो आई लाइक दिस एंड ओके, ये तो हो गए कुछ पॉइंट जो मुझे टीजर में अच्छे लगे। अब बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या बेकार लगा। जो बजट के हिसाब से जो फिल्म का प्रोडक्शन होना चाहिए था उसके हिसाब से उन्होंने मतलब क्या इन्होंने डेवलप करा है, क्या प्रोडक्ट निकाला है, उसके बारे में बात करते हैं। कौन से सीन्स मुझे बुरे लगे। ऑलमोस्ट सारे सीन बुरे हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इस टीजर में जो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा वो है मोस्ट कॉम्पोजिशन आर बैड। मतलब जितनी भी कॉम्पोजिशन आप देखोगे सारी एक तरह से वो प्रॉमिसिंग फील नहीं करती, आपकी आंखों को एक तरह से सेटिस्फेक्शन और रियल वर्ल्ड की फीलिंग नहीं देती है। ऐसा लगता है वो किसी स्टूडियो में शूट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्पोजिशन में जो मेन पार्ट आता है वो आता है जो कॉम्पोजिशन का बर्डन होता है वो ज्यादातर वहीं फिनिश हो जाता है अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ और फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ जो शूटिंग के टाइम पे अगर आप लाइटिंग को अच्छे से कर देते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब इस सीन की बात करते हैं। यहाँ जैसा मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो सिर्फ एक ही लाइट का सोर्स रहता है, वो होता है सन। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस है, तो अराउंड पहाड़ी के पीछे सूरज है, डूबने वाला है। पर आई डोंट नो व्हाई जो इसका ये राइट हैंड है यहाँ पे ये लाइट का सोर्स आ कहाँ से रहा है। मुझे ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है बिकॉज ये आंख को कैच नहीं कर पाता। अपने लेफ्ट चेस्ट पे आपने और लेफ्ट के शोल्डर पे लाइट अच्छे से दिखा रहा है, आई लाइक इट। पर ये जो राइट हैंड पे है जो ये लाइट, ये मुझे थोड़ा सा ग्लिची सा फील कर रहा है, अनरियल सा लग रहा है। बिकॉज हमारी आंखें छोटी छोटी चीजों को पकड़ सकती हैं। अगर आप देखें जो मेरा एक ही सोर्स है
लाइट का जो विंडो के थ्रू आ रहा है। एंड दिस सीन कॉम्पोजिशन में ये सीन बड़ा बेकार है। ये थोड़ा वाइड एंगल शॉट है, ये क्लोजअप शॉट नहीं है। क्लोजअप शॉट में आप ब्लर को यूज कर सकते हो बिकॉज ये वाइड एंगल शॉट है। इसमें सब्जेक्ट बहुत छोटा है, इसमें ऑलमोस्ट जो सारी चीजें हैं वो फोकस में रहनी चाहिए थी, बजाय जो आपने ब्लर यूज करा है। अगर वो क्लोजअप शॉट होता है तो वहां पे आप ब्लर यूज कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्पोजिशन में मेरे को आई डोंट थिंक सो ब्लर यहाँ पे यूज करना कुछ अच्छा पॉइंट था। सेकंड जो मैं इसमें पॉइंट रखना चाहूंगा वो है कलर करेक्शन का। कलर करेक्शन अभी आपको मैं पॉइंट दिखाना चाहूंगा कि इसमें जो सैफ अली खान का करेक्टर है, यहाँ पे हम सबसे डार्केस्ट एरिया कंसीडर करते हैं। सबसे डार्केस्ट एरिया है इस जो क्रीचर है इसके अंडर आर्म्स में है, तो जो इसका डार्केस्ट एरिया है वो सैफ अली खान के डार्केस्ट एरिया से मैच नहीं कर रहा है। जो लाइटिंग हो रही है, जो शार्पनेस होती है सीन में, वो थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है बिकॉज सैफ अली खान इस सीन में बहुत ज्यादा शार्प लग रहा है। एंड रिगार्डिंग ओवरऑल बैकग्राउंड एंड जो क्रीचर है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा लाइट फील दे रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्लर है, और बाकी जो सैफ अली खान का सीन है वो थोड़ा सा मुझे शार्प फील लग रहा है। ये सीन में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अगर आप क्रीचर के नीचे देखोगे जो ये ऑक्स है, सॉरी रावण की सीन है, ऑक्स बोल रहा हूं मैं, इसमें किसी में भी शेडोज नहीं है, क्योंकि हर किसी के पैरों के आप नीचे देख लो तो किसी के भी पैरों में आप शेडोज नहीं दिखोगे कि जो इस सीन में है, इसमें एक भी सीन में शेडोज नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मेन सोर्स आपका सन है तो यहाँ पे तो आपका अच्छे से लाइट पड़ रहा है, लेकिन ये लाइट कहाँ से आ रहा है? आई डोंट नो व्हाई। ये इतना रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो इतना रिफ्लेक्शन नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट थोड़ा सा खराब लगा। अगेन इस सीन का इसको सीन को मैं कलर करेक्शन के पॉइंट में रखना चाहूंगा। अगेन जो मैंने पहले जो इस वीडियो में पॉइंट बताया था कि इस सीन में सबसे डार्केस्ट पॉइंट क्या है, जो डार्केस्ट मुझे दिख रहा है वो है ये जो साइड में रेलिंग्स हैं, इनमें सबसे डार्केस्ट है। एंड सैफ अली खान का जो पैर के नीचे का सीन है वो सबसे डार्केस्ट है। तो ये डार्कनेस दोनों की मैच नहीं कर पा रही है, इसलिए ये यहाँ पे कलर करेक्शन थोड़ा सा ऑड फील कर रहा है। सो टेक अ लुक एट दिस सीन। इसमें आपको क्या लग रहा है? तो इस सीन में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल लाइट का सोर्स सन है, सीजी बैकग्राउंड एंड सीजी जो करेक्टर है उनसे लाइट इंटरेक्ट अच्छे से कर रही है। लेकिन जो ये मिडिल का सीन है, जो अपने राम, हनुमान जी, लक्ष्मण है, उनसे लाइट बिल्कुल भी इंटरेक्टिंग कर रही है। तो ओवरऑल जो थीम है बैकग्राउंड की, अगर हम सीजी एनवायरनमेंट को देखें, सीजी क्रीचर, तो उनकी ओवरऑल थीम थोड़ी सी ऑरेंजिश है, ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंज का टिंट है। लेकिन अगर हम इन तीनों को देखें, इनमें जो टिंट है वो थोड़ा सा ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, ब्लूइश को रिप्रेजेंट करता है। लाइट का सोर्स आपका लेफ्ट स्क्रीन से आ रहा है, लेकिन हनुमान जी के अगर आप हाथ पे देखेंगे, राइट हैंड पे, तो एक हल्का सा लाइट का यहाँ पे सोर्स पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऐसा क्यों करा है। ओके, जो तीसरी चीज मुझे जो मैं नोटिस करने वाला हूँ इस ट्रेलर में, जो अच्छे से नहीं करी गई है, वो है एनिमेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले सीन पे आए तो यहाँ पे जो एनिमेशन, जो बर्ड का एनिमेशन है वो बहुत फास्ट है। लिटरली अगर आप रियल वर्ल्ड के बर्ड्स को देखेंगे तो ये है एक्चुअल बर्ड का एनिमेशन। एंड इस सीन में जब आप इस सीन को आप पूरा देख लीजिए, बर्ड थोड़ी देर फ्लाई करने के बाद, थोड़े अपने विंग को फ्लाई करने के बाद रेजिस्टेंस ले लेती है एंड वो थोड़ी देर फ्लोट करती है हवा में। लेकिन जैसा आप आदि पुरुष के टीजर के साथ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड जो यहाँ पे है वो जो विंग्स को अपने मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत स्लो कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट है वो तेज है, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं। इस बर्ड को देखिए, तो ये जो बर्ड का एनिमेशन है इसमें बस वो एक बार रिपीटेशन कर रही है और उसी के साथ साथ ये बहुत आगे मूव कर रही है। तो ये थोड़ा सा अननेचुरल लगता है देखने में, और है ये अननेचुरल। ये बता सकता है कोई कि ये हैंड एनिमेट करा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये फेक लग रहा है बर्ड का एनिमेशन, बिकॉज हमने भी नेचर में देखा, हमने भी आंखों में देखा है कि बर्ड का एनिमेशन किस तरीके से होता है। वो फ्लोट ज्यादा टाइम करते हैं एंड वो इतना फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते, उनको फॉरवर्ड मूव करने के लिए फ्लोट करना पड़ता है। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे एनिमेशन बर्ड का नहीं अच्छे से करा गया है। सो यहाँ पे गोस्ट का एनिमेशन लूँ तो गोस्ट का मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस कुछ रेंडर्स इमेजेस निकाल दिए गए हैं गोस्ट के। ये बस सिंगल लाइन में ही मूव कर रहे हैं, कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हैरी पॉटर के अगर आपने गोस्ट दिखे होंगे तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो स्लो मूव करते हैं, उनको देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो रियल गोस्ट है। लेकिन इसमें क्योंकि अगर कोई चीज फास्ट मूव करती है तो उसमें थोड़ा बहुत जो मोशन ब्लर होता है वो लगना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप सीन में देखेंगे तो इस किसी में भी मोशन ब्लर नहीं है। यू कैन डिटेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई चीज फास्ट मूव करती है तो उसमें मोशन ब्लर होना बहुत जरूरी है। तो गोस्ट के इस केस में मुझे मोशन ब्लर नहीं दिख रहा, तो आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों करा गया है। ओके, तो इस सीन पे काफी लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं और मैं भी इस पे नेगेटिव रिव्यूज देना चाहूंगा। ये सीन मुझे बहुत खराब लगा, इसका एनिमेशन बहुत खराब है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल से दिखा सकता हूँ। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन का एनिमेशन है। यू कैन लुक कि इतना तो होगा ही, इस क्रीचर का साइज उतना ही साइज होगा। तो लेट्स टेक अ लुक। ये देखो,
जैसे कि इस सीन में देखा कि अगर आप अपने पंखों को ज्यादा बार फड़फड़ा रहे हो, इसका मतलब आप ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, ना कि सामने की तरफ। इस सीन में क्या हो रहा है कि वो चमगादड़ है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जबकि वो रिपीटेशन कर रहा है, और इस सीन को आप देखो कितनी अच्छी तरीके से निभाया गया। वो करता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ना कि वो सामने की तरफ। ये देखिए, वाओ। अब टेक अ लुक एट दिस फ्लाइंग सीन। जो ड्रैगन है वो थोड़ा सा अनबैलेंस है, एंड साथ ही साथ ये फ्लोट कर रहा है ऐसे। और जो आप सैफ अली खान का ये देखोगे जो ये क्रीचर है, ये काफी स्लो अपने विंग्स को ब्लो कर रहा है एंड फॉरवर्ड ज्यादा मूव कर रहा है। तो इसका एनिमेशन मैं बताऊंगा तो एनिमेशन ज़्यादा अच्छे से करा नहीं गया है इसका। अगेन इसका भी एनिमेशन हैंड एनिमेशन में बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एनिमेशन अभी इनकम्प्लीट है, पता ही नहीं ऐसा। अगेन ऑक्स का भी यही हाल है। इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ओके, तो इसका एनिमेशन बताता हूँ। तो ये जो एनिमेशन है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि अगर ये जंप कर रहा है तो जंप करने के बाद ये लॉन्च कर रहा है ना, उसमें सिर्फ एक फ्रेम का वो है गैप। देखोगे आप यहाँ पे इंटरेक्ट करा एंड उड़ गया, ये एक फ्रेम का गैप है इसमें बस। ये लॉन्च करने से इसके जमीन से इंटरेक्ट होने तक, लॉन्च करने तक सिर्फ एक फ्रेम का गैप है। तो इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा फास्ट करा गया है। लेट्स टेक अ लुक ऑफ जंपिंग सीन ऑफ हल्क, कि हल्क किस तरीके से जंप करता है। तो ये मैंने सीन खोल रखा है, ओपन कर रखा है। तो इसमें आप देखोगे कि हल्क जब जंप करेगा तो थोड़ा सा वो पॉज लेगा जमीन पे, फिर वो थोड़ा सा फोर्स को इनिशिएट करके फिर वो लॉन्च करेगा। अगर आप खुद भी जंप करते हो तो थोड़ा सा पॉज लेके जंप करते हो, ना कि ग्राउंड टच करा। आपके ऐसा लगता है कि पैरों में स्प्रिंग लगा हुआ है, आप थोड़ा सा ग्राउंड पे टच करोगे, अपने आप को बाइंड करोगे, उसके बाद लॉन्च करोगे। लेट्स टेक अ लुक। देखा आपने, ये यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो हल्क है वो ग्राउंड से इंटरेक्ट कर चुका है। एंड लेट्स काउंट लॉन्च फ्रेम, 1 2 3 4 5 6 6 फ्रेम के बाद ये लॉन्च करता है। और इस सीन में आप देखोगे सिर्फ एक फ्रेम का गैप है, और वहां पे हल्क के जो सीन है उसमें 6 फ्रेम का गैप है। ये देखो आप, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम एंड लॉन्च। इसमें बहुत फास्ट एनिमेशन करा गया है। यहाँ पे एनिमेशन, कई सीन में एनिमेशन बहुत स्लो है, कई सीन में एनिमेशन बहुत फास्ट है। तो इस सीन में एनिमेशन बहुत फास्ट है, तो ये थोड़ा सा स्पीड वाला फॉर्म लगता है कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करा गया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंटेंस दिखा सके। ओके, इस टीजर में जो मैं अगला पॉइंट रखने वाला हूँ वो है बैड एनवायरनमेंट। ओके, सो बैड एनवायरनमेंट का पहला एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो लुक एट दिस सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज है पीछे, अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। तो ये जो रॉक्स है इन पे ऐसा फीलिंग आती है कि इन पे अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लेकिन इनके पैरों में ये धूल कहाँ से आ रही है, आई डोंट नो। बिकॉज अगर आप इस सीन को अच्छे से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जो पत्थर हैं अभी भी गीले हैं, तो गीले सरफेस पे धूल कैसे आ सकती है। तो ये ऐसा लगता है कि इन्हें जानबूझ के कुछ स्टॉक फुटेजेस हैं वो हर किसी में अप्लाई करी है, या फिर स्मोक सिमुलेशन करी है इनके पैरों पे। आपने बारिश में भी देखा होगा, बारिश पड़ने के बाद आपको मिट्टी नहीं लगेगी, मिट्टी नहीं आ सकती, क्योंकि पानी सप्रेस कर लेता है डस्ट एंड पार्टिकल्स को, वो दबा देता है। और आपने कभी रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे गीली सरफेस है और वहां पे धूल उड़ रही है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे बेकार लगा एनवायरनमेंट में। अगर आप ये सीन देखोगे तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में मुझे कमी लगी है वो था सूरज की जो इंटरेक्ट हो रही है वॉल्स पे, वो थोड़ा सा फेकनेस बता रही है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बड़ा दिखाना है तो उस पर सूरज की जो लाइट पड़ेगी ना, वो बहुत ही शार्प लाइन की होगी, ना कि बहुत सॉफ्ट लाइट की। अगर आप इस सीन में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लाइट है। अगर मैं साइड बाय साइड एग्जांपल दूं तो ये जंगल बुक का भी एक ऐसा ही सीन है। तो हैव अ लुक। इस जंगल बुक के सीन में बहुत रियलिज्म आ रहा है, क्योंकि जो एजेस हैं, जो लाइट की जो एजेस हैं और शेडो के बीच में जो एज है, वो बिल्कुल बहुत शार्प है, ना कि बहुत स्मूथ है जैसा कि इस सीन में लग रहा है। तो ये सीन मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा है बिकॉज ऑफ लाइटिंग। तो यहाँ पे सॉफ्ट एज आया है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटे ग्राउंड पे ये चीज बना दी है, और ये बहुत छोटे छोटे क्रीचर्स है। तो इसको देखने के बाद ऐसा लगता है। जो नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है टेक्सचरिंग। सीजीआई कैरेक्टर पे टेक्सचरिंग इन्होंने अच्छे से नहीं करी है। लेट्स टॉक अबाउट इट। हमको पता है कि 100% सीजीआई है, बिकॉज
आपका जो इसके ऊपर ग्लॉसीनेस देखोगे, ये CGI है, कंप्यूटर जनरेटेड बनाई है, इनकी चेस्ट है, तो इस पे आप देखोगे कुछ ज्यादा ही व्हाइटनेस है एंड ग्लॉसीनेस है। अगर मान कई लोग कहेंगे कि पानी में से निकल के आए हैं, बिकॉज हमने जो पहला सीन देखा था वो पानी के अंदर था, तो शायद ये पानी के अंदर से निकल के आए तो इनका गीला हो गया होगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका जो बाल है वो बिल्कुल भी गीले नहीं है। ये लिटरली पानी के अंदर थे जहाँ पे इनका पूरा बदन गीला हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे बाल बिल्कुल सही है। बाल पानी में गीले होने के बाद बिल्कुल आपके स्लाइम की तरह चिपक जाते हैं, ना कि ऐसे खुले रहते हैं, ना ही ऐसे ड्राइनेस रहती है। तो चेस्ट के ऊपर ज्यादा ही ग्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्लास्टिक वाली फीलिंग देखता है। अगेन जो ये सीन है, अगर आप देखोगे, आई नो कि ये जो इसके 9 सर बनाए हैं ये कंप्यूटर से बनाया है और इसमें टेक्सचरिंग करी गई है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो रावण का जो ओरिजिनल फेस है उस पे रफनेस है, उस पे टेक्सचर है, उस पे रफनेस दिखाई गई है, स्किन की रफनेस। लेकिन जो बाकी के CGI हैं उनके आप माथा पे देखो तो इतनी ज्यादा चमक आ रखी है कि ये सीधा प्लास्टिक वाली फीलिंग दे रहा है या फिर उनके कुछ ऑयल लगा हुआ है वो वाली फीलिंग दे रहा है। अगर इसके जो मेन कैरेक्टर है जो लाइव एक्शन में, अगर इसमें भी थोड़ी बहुत चमक होती तो मैं समझ जाता कि हाँ ठीक है, लेकिन जो लाइव एक्शन वाला सीन है उसमें रफनेस है, उसमें कोई लाइट बाउंस बैक नहीं कर रही, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही लाइट बाउंस बैक कर रही है। जो CGI जो हेड बनाए हैं इन्होंने फ्रंट में इतनी लाइट बाउंस बैक कर रही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फील करवाता है। अगेन ये सीन, इसका टेक्सचर ऑलमोस्ट सही है, मिस करा है कुछ वेरिएशन जो मंकी के फेस में होते हैं वो इन्होंने मिस करे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये एक रियल मंकी है, एक्चुअली ये एक CGI आर्टिस्ट ने बनाया जो कि जापान के, आई थिंक चाइना के, तो उन्होंने ये क्रीचर बनाया जो कि पूरा का पूरा CGI बनाया। तो आप इसको देख सकते हो कि इन्होंने कितने वेरिएशन रखे हैं इसके चेहरे पे, कहाँ पे रफनेस है, कहाँ पे थोड़ी सी स्मूथनेस है, कहाँ पे इनकी स्किन में ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इन्होंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। और अगर मैं आदि पुरुष का ये इस क्रीचर के बारे में बात करता हूँ तो इसमें ऐसा कुछ वेरिएशन मुझे नजर नहीं आता, कहाँ पे रफनेस है, कहाँ पे ज्यादा शाइन कर रही है स्किन, टेक्सचरिंग में थोड़ा सा कमी ये है। बाकी एनिमेशन भी मैं कहूंगा कि एनिमेशन और जो इसकी कंपोजिटिंग है जहाँ से लाइट इंटरेक्ट कर रही है इससे, तो वो भी थोड़ा सा इन्होंने कमी रखी है। ये बिल्कुल फ्लैट एक कलर है, बाकी डिटेल्स अच्छी बना रखी है, जो फेस के अकॉर्डिंग रिंकल्स बना रखे हैं वो बिल्कुल अच्छे बना रखे हैं, और लाइट के रिफ्लेक्शन के रफलेस होने चाहिए थे इसके फेस पे, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट टेक्निक्स क्या इग्नोर करी गई। अगर इन टेक्निक्स को अगर आप अपने प्रोडक्शन में इंसर्ट करते तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलता बहुत अच्छा निकलता। फर्स्ट पॉइंट, वर्चुअल प्रोडक्शन। वर्चुअल प्रोडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका CG इन्वायरमेंट साथ ही साथ जो आपके लाइव ऑब्जेक्ट है उनके साथ इंटरेक्ट करे। इसमें आप बड़े बड़े टीवी स्क्रीन को लगाते हो जिसमें आप जो अपना एनवायरमेंट है वो आप डिस्प्ले करते हो। जो आपका रियल वर्ल्ड कैमरा है और जो आपका 3D कंप्यूटर के अंदर कैमरा है वो साथ में इंटरेक्ट करते हैं, साथ में उनका ओरिएंटेशन एंड जायरो होता है। इस टेक्निक को बड़ी मूवी जैसे बैटमैन और स्टार वॉर्स के कई शोज ने अप्लाई करा है अपने पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन में, तो उनका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। इसका फायदा ये है क्योंकि जो आपका CG एनवायरमेंट है एंड जो आपके एक्टर्स है उनके साथ काफी अच्छे से लाइट इंटरेक्ट करती है, तो कंपोजिशन का काफी हद तक काम यहीं खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जिसमें आपको बस कलर करेक्शन करनी होती है और साथ में मैच मूव करना होता है अपने लाइव ऑब्जेक्ट के साथ। काफी यूट्यूबर्स भी अब इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं एंड ये ग्रीन स्क्रीन पे भी अप्लाई हो सकती है। जरूरी नहीं आपको बड़े बड़े मॉनिटर्स चाहिए, ये ग्रीन स्क्रीन पे भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन अगर आप बड़े मॉनिटर्स लेंगे तो ज्यादा आप लाइट को इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्ट पे, जो आपका लाइव एक्टर है उस पे। तो अगर ये इस टेक्निक को यूज करते हैं वर्चुअल प्रोडक्शन को, तो इनकी लाइटिंग की प्रॉब्लम आधी से यहीं सॉल्व हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट मैं रखना चाहूंगा जो टेक्निक्स इग्नोर करी गई है वो है एनिमेशन की टेक्निक। एनिमेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो टेक्निक इग्नोर करी है वो है मोशन कैप्चर। देखो यार, अगर आप कोई लाइव एक्शन मूवी बना रहे हो जिसमें कि लाइव क्रीचर्स हैं, तो आपको मोशन कैप्चर को अपने पोस्ट प्रोडक्शन में रखना ही होगा, क्योंकि बड़ी मूवी जैसे लायन किंग हो गई एंड जंगल बुक हो गई, इन्होंने भी, जिसमें लाइव क्रीचर है, इन्होंने भी अपने प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन में मोशन कैप्चर को रखा है। मोशन कैप्चर होता यह है कि एक एक्टर मोशन कैप्चर सूट पहनता है एंड वो एक्ट करता है। अगर उसको लायन का कोई रोल मिल रहा है तो वो लायन की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो डाटा है उसका, बॉडी का मूवमेंट का डाटा है, वो FBX फाइल्स में, कंप्यूटर्स में आ जाता है, जिसके बाद एनिमेटर्स होते हैं जो उस डाटा को किसी भी अपने क्रीचर होते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ ही साथ कुछ जो उनको ट्विकिंग करनी होती है उसके बाद तो वो कर सकते हैं। तो मोशन कैप्चर से एनिमेटर्स का काफी ज्यादा काम कम हो जाता है, बस उन्हें थोड़ा सा फाइनल टचेस देने होते हैं, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो सेकंड पॉइंट इन्होंने यूज करा है वो है ट्रेडिशनल एनिमेशन। पूरी की पूरी मूवी के अंदर जो कि जितने भी क्रीचर्स हैं वो सारे के सारे हैंड एनिमेशन के थ्रू बनाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड एनिमेशन कोई बुरी चीज नहीं है, काफी ब्लॉकबस्टर मूवीज इनके थ्रू बन के आती हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पिक्सार मूवी जो ट्रेडिशनली हैंड एनिमेशन के थ्रू बनती है। तो उनमें जो एनिमेटर्स का इंटरव्यू मैंने देखे तो उनमें उन्होंने ये रिवील करा, कई एनिमेटर्स जिन्होंने अपने 23 साल के करियर में सिर्फ 41 मिनट की एनिमेशन करी है।
Well, what I always tell people when I give them a tour of Pixar is that it takes us a week to do about 3 to 5 seconds of animation. So yeah, in about a year, you maybe do a minute and a half, 2 minutes of work. We have a website in our department that tracks all the work we've done, and I've worked here for 23 years, and it's 42 minutes. So 23 years later, it's like an episode of a TV show plus a little bit more or something. Wait, 42 minutes in 23 years? Wow, you must really love this job. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन ये करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई 90 मिनट की एनिमेटेड मूवी बनने वाली है, तो उसके अंदर अराउंड 90 एनिमेटर्स या फिर 100 एनिमेटर्स की टीम काम करती है। हर एनिमेटर्स को अराउंड 1 मिनट लाइक 30 सेकेंड की सिर्फ एनिमेशन दी जाती है 1 साल के अंदर करने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके पास टाइम ज्यादा है। काफी एनिमेटर्स ने ये भी रिवील करा है कि वो सिर्फ 2 हफ्ते की टाइम में सिर्फ 5 सेकेंड की एनिमेशन ही बना पाते थे। एंड अगर हम आदि पुरुष के टीजर की बात करें तो मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि इस पूरी मूवी में 50 से कम एनिमेटर्स होंगे। इस मूवी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें ऑलमोस्ट ये सीजीआई कैरेक्टर से भरी पड़ी है। हर एनिमेटर को अराउंड 2 से 3 मिनट का काम दिया होगा इन्होंने। एक होता है कार्टून मूवी, उनमें आप रियलिज्म भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई लाइव एक्शन मूवी बना रहे हो वहां पे आपको टू द पॉइंट आपको एनिमेशन करना पड़ेगा। एंड आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा एनिमेशन का, किस तरीके से रियल क्रीचर वर्क करते हैं, तरीके से असल जिंदगी में जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से। तो आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है, जिसके लिए मोशन कैप्चर से बढ़िया टेक्निक लाइव एक्शन मूवीज के लिए नहीं हो सकती। हाँ, आप हैंड ट्रेडिशनल एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा बड़े एनिमेटर्स की टीम और ज्यादा टाइम एनिमेटर्स को देना होगा। अगर देखा जाए तो एनिमेटर्स के ऊपर काफी ज्यादा आई थिंक प्रेशर होगा, क्योंकि मोशन कैप्चर को ना यूज करके आप ट्रेडिशनल हैंड एनिमेशन करवा रहे हो और साथ साथ कम टाइम दे रहे हो, तो ऐसा रिजल्ट तो आना ही है। देखिए, मैं बस एक प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। देखिए, एनिमेटर कोई बुरा नहीं होता, तो जितने भी बड़े स्टूडियोज होते हैं वो किसी भी अपने एम्प्लॉय को बिना टेस्ट के नहीं लेते। एंड काफी एनिमेटर्स काफी अच्छा एनिमेशन भी करते होंगे, तो आई गारंटी 99% चांस यही रहा होगा कि एनिमेटर्स के पास टाइम कम था और ज्यादा प्रोजेक्ट आ गए थे हर सीन के। एंड काफी बड़े बड़े सीन से काफी ज्यादा क्रीचर्स को एनिमेट करना है, तो उन साथ साथ फेशियल एनिमेशन भी करना है। तो आई थिंक प्रेशर तो है एनिमेटर्स के ऊपर इस मूवी के अकॉर्डिंग। ओके, सो लास्ट टेक्निक जो इन्होंने इग्नोर करी है वो है टेक्सचरिंग के। टेक्सचरिंग आप जितने भी सीजीआई एलिमेंट देख लेंगे उन पे ऐसी टेक्सचरिंग नहीं है जो रियल वर्ल्ड में होती है। आप चाहे चेस्ट का टेक्सचर देख लीजिए, ज्यादा ग्लॉसीनेस हो रही है उसमें। कई आप मंकी का टेक्सचर देख लीजिए, उसमें स्किन में वेरिएशन नहीं है कुछ भी। और जो इन्होंने टेक्सचरिंग में सबसे जो मेन पार्ट आता है वो आता है सब सरफेस स्कैटरिंग। सब सरफेस स्कैटरिंग एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आप देखेंगे लाइट आपके स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होती है एंड वो ब्लड से इंटरेक्ट करते हुए जाती है, तो आपको थोड़ा सा रेडनेस आपके आपकी स्किन में थोड़ी सी रेडनेस दिखती है, तो इस सब सरफेस स्कैटरिंग की वजह से ही होती है। एंड सीजीआई में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है। अगर आप सब सरफेस स्कैटरिंग अपनी बंद कर देंगे सीजीआई एलिमेंट की टेक्सचरिंग में, तो वो थोड़ा सा प्लास्टिक की फील देने लग जाएगा। और इसी जो आदि पुरुष मूवी है, इसके काफी सीजीआई कैरेक्टर के साथ यही हुआ है। सब सरफेस स्कैटरिंग को बंद कर दिया गया है। चाहे कितना ही अच्छा एनिमेशन कर लो, जब तक आप रियलिज्म नहीं लाओगे ना किसी चीज में, तो सब सरफेस स्कैटरिंग एक तरह से रियलिज्म को प्रोवाइड करवाती है अपने सीजीआई कैरेक्टर में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ऑफनेस लग रही है कैरेक्टर्स में, वो प्लास्टिक जैसी फीलिंग दे रहे हैं। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट जिसकी वजह से मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ इस टीजर को। थोड़ा सा मैंने ज्यादा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।